शिक्षा सूत्र के इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। अभी लैंडमार्क जजमेंट के अंतर्गत हम लोग कुछ केसों का जायज़ा ले रहे हैं। उसी के अंतर्गत एक आज का महत्वपूर्ण केस है जिसको देखेंगे, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का। तो यह एक ऐसा मामला है कि इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल पेचीदगी है और साथ में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इसका प्रभाव इस सेंस में बड़ा है कि इसने संविधान पे भी प्रभाव डाला, साथ में राजनीतिक जो उस समय की स्थिति चल रही थी उसको भी प्रभावित किया। तो इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो इसके पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये केस कैसे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसका जजमेंट क्या आया और उसके प्रभाव को देखेंगे। तो जानते हैं पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के बारे में। तो इसकी पृष्ठभूमि है, सबसे पहला जो पॉइंट है वह है पहला संविधान संशोधन और उसके अंतर्गत लाई गई 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान था कि जो भी विषय इसमें डाले जाएंगे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो जब न्यायिक समीक्षा ही उसकी नहीं की जाएगी तो कोर्ट उसको किसी भी तरीके से वैध या अवैध घोषित नहीं कर पाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है वह चौथा संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी कि लोकहित में किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहित किया जा सकता है और मुआवजे के मामले को कोर्ट जो है देख नहीं सकती है। अर्थात सरकार जो मुआवजा तय करेगी उसे ही लेना पड़ेगा, वो कोर्ट में ये मामला नहीं जा सकता है। इसके बाद आता है 17वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा अलग अलग राज्यों के द्वारा जो भूमि संबंधित कानून बनाए गए वो 44 कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। अब आते हैं पहले के दो मामलों के बारे में। एक था शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य का मामला। इसमें कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं होता है, विधि नहीं होती है। अर्थात अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि की परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता है। अतः इसको न्यायिक समीक्षा भी इसकी नहीं की जा सकती है, अर्थात यह मूल अधिकार में नहीं आता है। दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला था। उसमें भी यही निर्णय दिया गया था कि संविधान संशोधन कोई कानून नहीं है। तो अब हम आते हैं इस केस के बारे में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। तो इसमें क्या हुआ था? तो इसमें हुआ था कि पंजाब राज्य में एक भूमि से संबंधित कानून लाया गया था, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953 में लाया गया था। तो इस कानून में क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें था कि 15 एकड़ का एक सीलिंग फिक्स किया गया था। इसका मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति 15 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता है। 15 एकड़ तक की जो उसका जमीन होगा उसको मूल अधिकारों के अनुसार संरक्षण प्राप्त होगा, परंतु उसके अतिरिक्त जो जमीन होगी उसे अधिशेष घोषित किया जा सकता है और सरकार उस भूमि को अधिग्रहित कर सकती है और अधिग्रहित करके वो गरीबों में बांट सकती है या अपने किसी कार्य के लिए उसका उपयोग कर सकती है। और मुआवजा जहाँ तक देने की बात है तो इसके संबंध में वही चौथा संविधान संशोधन का मामले के अनुसार दिया जाएगा। अर्थात सरकार जो निश्चित करेगी मुआवजा उसी को लेना है, उसके लिए भी कोर्ट में आप जा नहीं सकते। तो ये व्यवस्था थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो भाई थे, हेनरी और विलियम गोलकनाथ। इनकी पंजाब में कुल 500 एकड़ जमीन थी। तो इनका उस पंजाब वाले एक्ट के अनुसार से दोनों भाइयों के मिला के 15 एकड़ प्लस 15 एकड़ 30 एकड़ जमीन ही का ही संरक्षण प्राप्त हो सका और बाकी के अतिरिक्त जमीन थे उसको अधिशेष घोषित कर दिया गया और सरकार ने इन्हें एक नोटिस भेजा। तो इसी नोटिस को इन्होंने चैलेंज करने का सोचा। किसी की भी अगर संपत्ति अर्जित की हुई है, अपनी संपत्ति है, चाहे वो जिस भी तरीके से बनाई गई हो, लेकिन अगर वो छीना जाएगा
तो उसे तो तकलीफ होगी ही और उसे वो बचाने की कोशिश करेगा। तो इनकी 500 एकड़ ज़मीन में से 470 एकड़ ज़मीन जा रही थी। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर याचिका दायर की? तो अनुच्छेद 32 के तहत, अर्थात मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, अतः इसका सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पहुंचे तो इन्होंने किन अनुच्छेदों का हवाला दिया? तो अनुच्छेद 13 का हवाला दिया, 14 का हवाला दिया और 19 का हवाला दिया। अनुच्छेद 19 प्रावधान करता है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति अर्जित कर सकता है और उसे रख सकता है। अनुच्छेद 13 में जो मामला है वही कि विधि की परिभाषा दी गई है और इसमें संविधान संशोधन और विधि वाला मामला है। तो इस मामले में जो सबसे मूल जो कोर जो मुद्दा था पूरे केस का, वो था अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368। अर्थात 368 के अनुसार जो संविधान संशोधन किया जाता है वह विधि की परिभाषा में आता है या नहीं आता है। अब देखते हैं यहाँ के बाद से केस का प्रोग्रेस कैसे होता है। तो प्रोग्रेस पहले तो शंकरी प्रसाद वाले मामले को और सज्जन सिंह वाला मामला, दोनों मामलों में कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया था कि संविधान संशोधन कोई कानून या विधि नहीं है, अतः वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता ही नहीं है। अब इसमें जो है सो अनुच्छेद 13 के बारे में जानना ये जरूरी है कि अनुच्छेद 13 में जो विधि की परिभाषा दी गई है उसमें मूल संविधान में 3 बातें रखी गई थी। पहला क्या था कि वो संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां हो या राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश हो या तीसरे कैटेगरी का जो है वो ऑफिशियल ऑर्डर को बतलाया गया था कि किसी प्रकार के शासकीय आदेश को विधि के अंतर्गत माना गया था। बाद में संविधान संशोधन को भी कानून माना गया। यह फर्स्ट टाइम इसी मामले में यह निर्णय दिया गया था और फिर उसे शामिल किया गया था, लेकिन उस समय तक नहीं था। तो अब हम आते हैं कि इसका प्रोग्रेस कैसे हुआ। इनका जो दलील था याचिकाकर्ता का, वह वही दलील था कि संविधान संशोधन कानून नहीं है। संविधान संशोधन भी एक कानून है, अतः यह मूल अधिकार में आता है और हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। और साथ में यह भी दलील दिया गया कि जहाँ पे मूल अधिकारों का वर्णन है वहाँ पे किसी भी तरीके से संविधान संशोधन की बात नहीं की गई है। दूसरा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के अंतर्गत जितने तरह के विषयों का वर्णन है उसमें मूल अधिकारों का वर्णन नहीं है, तो वो भी एक दलील दी गई। तीसरा एक बात जो रखी गई वह अनुच्छेद 4 के भी बारे में बतलाया गया कि अनुच्छेद 4 में जहाँ पे राज्य निर्माण से संबंधित कानून है उसमें एक अलग ही स्पेसिफिकेशन किया हुआ है कि यह एक साधारण कानून की तरह होंगे, यह मूल संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। यह बात भी उठी और यह सरकार के द्वारा उठाई गई कि इसके बारे में तो अलग दिया हुआ है कि राज्य से संबंधित जो कानून होंगे वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं होंगे, साधारण विधि और नियम के तहत आएंगे। तो अगर मूल अधिकार के साथ भी वही बात होती तो इसका भी जिक्र होता, तो ऐसा कोई जिक्र है नहीं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि हमारे संविधानविदों से एक चूक हुई या जो भी कहे इसको, कि इस बात पे कैसे नज़र नहीं गई कि संविधान संशोधन के बारे में उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया कि यह कानून होगा या नहीं होगा, अगर मूल अधिकारों को प्रभावित करेगा तो उसका क्या उपाय हो सकता है, ऐसा कोई जिक्र अनुच्छेद 13 में नहीं किया गया था। तो इसी का दलील और उसके विपक्ष में दलील दोनों तरफ से चल रही थी। अब तो मूल मुद्दा वही था, अनुच्छेद 13 बनाम अनुच्छेद 368। तो पूर्व में जो 2 निर्णय दिए गए थे तो एक तरह से उन्हीं निर्णयों की भी फिर से समीक्षा हो रही थी।
तो पहले संविधान पीठ बनाई गई थी वो 5 जजों की बनाई गई थी। तो उससे ज़्यादा जज आवश्यक थे इस संविधान पीठ में, तो उसके लिए 11 जजों की एक संविधान पीठ बनाया गया इस मामले को देखने के लिए और पूरी तरह से संवैधानिक व्याख्या करने के लिए। तो 11 जजों की एक संविधान पीठ बनी, उसने पूरे मामले को देखा। इसके अंतर्गत और भी कई मामले और भी अनुच्छेदों को देखा गया, जैसे अनुच्छेद 245 को देखा गया। उसमें क्या है, तो संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए जाने वाले नियम कानून और विधि के बारे में वर्णन है। 246 नंबर अनुच्छेद, उसमें है सूची का ब्यौरा है, केंद्र सूची, राज्य सूची और उससे संबंधित बनाए जाने वाले कानून का विषय वस्तु उसमें है। अनुच्छेद 248 है, उसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं जिस पर कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या केंद्र को है। तो जहाँ भी जितने तरीके से भी कानून बन सकते थे उन सारी चीज़ों को इसके सुनवाई के दौरान देखा गया। तो अंत में जो है पैनल या ये जो संविधान पीठ थी, इसने यह निर्णय लिया 6-5 के अनुसार से अपना फैसला गोलकनाथ के पक्ष में दे दिया। और इनका यह कहना था, इस फैसले में संविधान पीठ का, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संविधान संशोधन भी आता है, अर्थात संविधान संशोधन भी यह एक कानून है। अब इसी के अंतर्गत उनका अगला जो भाग, जब यह अनुच्छेद 13 में आ गया तो ऑटोमेटिकली यह मूल अधिकार में चला गया। तो अगला उनका जजमेंट का हिस्सा जो था उसमें यह था कि मूल अधिकार या भाग 3 में जितने भी मूल अधिकारों का ब्यौरा है, उन मूल अधिकारों को संसद किसी भी तरीके से कोई भी नियम या विधि बना करके कम नहीं कर सकती है, अर्थात मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती है या कम नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से आगे इन्होंने जो कहा, एक और संविधान पीठ की जो बात थी वो थी कि हमारे प्रस्तावना में भी मूल अधिकारों का एक दर्शन है और मूल अधिकारों और प्रस्तावना में किसी तरीके के संशोधन की बात नहीं की गई है, अतः मूल अधिकारों का भी संशोधन नहीं हो सकता है। तो ये सब दलीलें थी, लेकिन कोर जो डिसीजन था वह यही था कि संविधान संशोधन भी एक कानून है और यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। अब इस जजमेंट में एक जो समस्या आ रही थी कि ये जो जजमेंट था यह पूरी तरीके से पहले के जो दो जजमेंट थे उसके ठीक उल्टा, रिवर्स था, अर्थात शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले मामले में। तो अब यहाँ पे समस्या अब ये आ रही थी, या कि ये आती, अगर निर्णय अगर उस तरीके से दिया जाता कि तो पहले जो 2 मामलों में जजमेंट दिया गया था उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका था, तो उन पे प्रभाव पड़ता, बहुत बृहत रूप से प्रभाव पड़ता। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता अख्तियार किया। बीच का रास्ता क्या अख्तियार किया कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत अपनाया, अर्थात भविष्य लक्ष्य प्रत्यादेश। इसका मतलब होता है कि यह जो आदेश जारी किया जा रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है, इसका प्रभाव भविष्य के लिए होगा, पीछे जो हो चुका उस पर इसका किसी तरीके का प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तार्किक ढंग से मामले को या जजमेंट को निर्गत किया और उनके मतलब आगे आने वाले मामलों के लिए यह था और पीछे के मामले पर किसी तरीके से कोई प्रभाव नहीं पड़ना था। फैसला जो आया था वह 6 और 5 के अनुपात में आया था, अर्थात 6 जज जो थे वो याचिकाकर्ता के पक्ष में थे और 5 जज सरकार के पक्ष में थे। और इस सुनवाई के कुछ एग्जाम में यह पूछा भी गया है कि गोलकनाथ के मामले में किन किन अनुच्छेदों का
हवाला आता है, तो उसमें कोर तो वही है, अनुच्छेद 13 बनाम 368 वाला। इसके अतिरिक्त जो है अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 32 और 226 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट जारी करने का जो अधिकार होता है वो 245, 246, 248, तो इतने सारे अनुच्छेदों का इसमें आता है, और साथ में 14 भी आता है। तो अब हम आते हैं कि इस जजमेंट का प्रभाव क्या हुआ, संविधान पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, और राजनीति स्थिति जो उस समय की थी भारत के, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस जजमेंट में, यह जो जजमेंट आया था 1967 में आया था, और यह मामला कोर्ट में पहुंचा था 1964 में। तो 67 में जब इसका फैसला आया, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उस समय कांग्रेस का भी जो था वो एक टूट हो गई थी पार्टी में, तो उसकी वजह से एक मिली जुली सरकार केंद्र में चल रही थी, मतलब अलग अलग पार्टियों के समर्थन से सरकार चल रही थी। तो सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थी, अर्थात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस समय बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी, परंतु उनका जो कार्य करने का शैली था, उनकी कार्य करने की जो शैली थी वो आक्रामक शैली थी। वो कोई भी मामले में निर्णय बहुत तेजी से लेती थी, और चाहती थी कि उसका कार्यान्वयन जो है या इम्प्लीमेंटेशन जो है नियमों का या योजनाओं का, वो तीव्र गति से हो। तो केंद्र में मिली जुली सरकार होने की वजह से उन्हें निर्णय लेने में परेशानी आ रही थी। तो वो चाहती थी कि ये गोलकनाथ वाले केस में जो जजमेंट आया है, इसके प्रभाव को पूरी तरीके से खत्म किया जाए, लेकिन उनके पास वो समर्थन हासिल नहीं था, तो वो कुछ कर नहीं पा रही थी। साथ में इसी के बाद और भी दो मामले आए। एक 1969 में एक मामला आया था। इसमें क्या किया गया था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने के अंदर इस फैसले को असंवैधानिक ठहरा दिया गया, अर्थात वह मामला भी वहीं पे रुक गया। अगला मामला आया कि 1970 में एक प्रीवी पर्स वाला मामला था, जिसमें कि प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को भी अवैध ठहरा दिया, असंवैधानिक ठहरा दिया। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पे जो है सो प्रीवी पर्स का मामला जान लेते हैं कि क्या है। तो प्रीवी पर्स एक्चुअली कहा जाता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत देसी राजे राजवाड़े जो है उनको ये छूट दी गई थी कि वे चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, या भारत में मिल सकते हैं, या पाकिस्तान में मिल सकते हैं। तीनों तरह के ऑप्शन उनको दिए गए थे। तो हमारे देश में उस वक्त करीब 550 देसी रियासतें थी। इनको भारत में मिलाने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अलग अलग देसी रियासतों से बातचीत शुरू की, और बातचीत किया, और अधिकतर से समझौता किया। तो समझौते के तहत जो है सो यह बात सभी से इसी बात पे समझौता हुआ था कि वो देसी रियासतें अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दे, और बदले में वो क्षतिपूर्ति उन्हें दी जाएगी। वही उसी क्षतिपूर्ति को प्रीवी पर्स के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें सालाना या इस आधार पे एक अमाउंट मिलता था। तो वो अलग अलग देसी रियासतों के अमाउंट अलग अलग होते थे। छोटी अगर रियासतें हैं तो उनको कम पैसा मिलता था, और जो ज़्यादा बड़ी रियासतें थी तो उनको ज़्यादा अमाउंट मिलता था। तो किसी को 20 लाख, किसी को 25 लाख, किसी को 50 लाख, इस तरह से अलग अलग देसी रियासतों को एक क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता था। तो 1970 तक यह मामला चलता आया, मतलब उनको पैसा दिया जाता रहा, और आगे भी उनको दिया जाना था। साथ में संविधान में यह भी प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 291 और 362 में कि उनको
पैसा वो समय के अनुसार जैसे कि इन्फ्लेशन रेट के अनुसार जो महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ेगी उसके अनुसार से वह अमाउंट बढ़ेगा। तो वो भी बात थी। तो इंदिरा गांधी ने या उनकी सरकार ने उस प्रीवी पर्स के मामले को ही ख़त्म कर दिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध ठहरा दिया कि यह गलत डिसीजन है। सो हमारे संविधान में उसका प्रावधान किया गया है, तो हम किसी के साथ ये कैसे उसी आधार पे उनका भारत में विलय हुआ है तो हम अपनी ओर से समझौते को किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह दलील था। तो अब हम आते हैं इन सब बातों पे। तो ये जो दो तीन घटनाएं हुई, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, सरकार द्वारा बनाए गए कानून को एक तरीके से रोक लगाया। अब इंदिरा गांधी के बारे में कि उस समय वो मिली जुली सरकार में थी, कांग्रेस में भी टूट हो गई थी, तो उस स्थिति में नहीं थी कि वो ज़्यादा मजबूती से काम कर सके। तब उन्होंने 1971 में इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया कि मध्यावधि चुनाव करवा लिया जाए। अगर मध्यावधि चुनाव में अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और मजबूत सरकार बनती है तब वह आगे का निर्णय कर पाएंगी। और ऐसा ही उन्होंने किया। 1971 में भारत में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जीत कर आई, भारी मतों से जीत कर आई। और अब वह उनके काम करने की शैली जो है पूरी तरीके से आक्रामक हो गई। पहला काम उन्होंने क्या किया कि गोलकनाथ के मामले में जो जजमेंट आया था उसको पूरी तरीके से बदल दिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो 24वां संविधान संशोधन लेकर आई। अब उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, तो सबसे पहले अनुच्छेद 368 के बारे में बतलाया गया था कि यह सिर्फ संविधान की प्रक्रिया इसमें बतलाई गई है। तो उसमें उसी लाइन को, शीर्षक को ही बदल दिया। पहले क्या था शीर्षक कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसको बदल कर क्या किया गया कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। इस केस के बहस के दौरान यह बात उठी थी कि 368 में सिर्फ संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बतलाया गया, उसमें संसद की शक्ति को नहीं बतलाया गया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसी को उन्होंने बदल डाला। दूसरा चीज क्या किया कि 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति संसद को दे दी गई, जिसमें कि मूल अधिकार भी शामिल था। तीसरी बात क्या की गई कि अनुच्छेद 13 और 368 का जो विवाद था या मुख्य जो मुद्दा था, उसमें यह प्रावधान किया गया कि 368 के तहत जो भी संविधान संशोधन होंगे वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो ऑटोमेटिकली फिर वो वही संविधान संशोधन की अपार शक्ति मिल गई, किससे, मूल अधिकारों से संबंधित विषयों पर। और एक जो है सो किया गया क्या कि राष्ट्रपति कोई भी कानून जो बनता है तो वो कैसे बनता है, संसद दोनों सदनें पास करती है, राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक को, उसके बाद राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है, तब जाके वो कानून का रूप लेता है। तो इसमें संविधान में जो प्रावधान किया गया था उसमें यह था कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, अनुमति देंगे, लेकिन उसकी एक निश्चित समय सीमा नहीं रखी गई थी। तो वही जो एक वीटो, पॉकेट वीटो के रूप में भी जाना जाता है, जिसको कि राष्ट्रपति चाहे तो उसको कितने भी समय तक लंबित रख सकते हैं और अनुमति देने से वो मना कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया इस संविधान संशोधन में कि उसको अनुमति देना अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति को अनुमति ही देना होगा। अर्थात यहाँ पे राष्ट्रपति के पावर में भी थोड़ी कमी की गई। अब इंदिरा गांधी का जो मेन मकसद था कि उनके पास कार्यपालिका प्रमुख वो हैं, तो उन्हें पूरी शक्ति होनी चाहिए, उन्हें काम करने के लिए किसी तरीके का अड़ंगा और अड़चन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट को भी चाहिए कि वो सरकार के अनुसार से फैसला दे ताकि वो अपनी नीतियों को निर्बाध तरीके से लागू कर सके।
तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था और उनकी शैली भी वही थी और उसी के अनुसार से उन्होंने प्रावधान भी किया। तो पहला तो 24वें संविधान संशोधन से गोलकनाथ वाले जजमेंट को पूरी तरीके से उसका प्रभाव खत्म कर दिया। दूसरा मामला क्या किया कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, उसके लिए भी 25वां संविधान संशोधन लाया और उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निष्प्रभाव कर दिया और उस राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम को लागू किया। तीसरा, प्रीवी पर्स वाले मामले में इसको भी कोर्ट ने रोक लगा के रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके लिए भी 26वां संविधान संशोधन लाकर उसे भी लागू कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ के बाद से एक टसल सा शुरू हो जाता है। टसल किसके बीच? तो न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में, और एक तरीके का एक रास्ता अख्तियार कर लिया जाता है कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन का, कि कोई भी कानून संविधान संशोधन के द्वारा के रास्ते से लेके आया जाता था। और एक 9वीं अनुसूची भी थी कि बहुत सारे मामले जो है कोर्ट के हद से ही बाहर कर दिया जाता था कि 9वीं अनुसूची में डाल दो, उस कानून की वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो यह एक चलन शुरू हुआ और कोर्ट और सरकार के बीच का ये झगड़ा करीब पूरे दशक तक अर्थात 70 वाले दशक में 70 से 80 के बीच में जोरों पे चला। और इसी का बाद में अन्य प्रभाव भी देखने को मिलता है। अन्य भी और मामले कई आए। एक आक्रामक शैली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी काम करती चली गई। तो यही इसका गोलकनाथ वाले केस का सबसे बड़ा प्रभाव था। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसके टेक्निकलिटी और उसके प्रभाव अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देंगे, साथ में शेयर भी करेंगे, और अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन वाली बेल भी बजा देंगे। इससे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी सूचना आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।